नमस्ते दोस्तों। अमरनाथ एक वकील थे जिनका परिवार हंसता खेलता था। उनकी पत्नी रुचि एक सीधी सादी घरेलू महिला थी। अमरनाथ दिल के बड़े रंगीले थे। बाहर अन्य महिलाओं से उनके चक्कर चलते थे। यह बात रुचि को पता थी, लेकिन यह सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन अमरनाथ दूसरी पत्नी को घर ले आएंगे। जब अमरनाथ दूसरी पत्नी मंजू को लेकर आए, उस दिन बहुत हंगामा हुआ। अमरनाथ ने रुचि को समझाया, रुचि, तुम तो इस घर की रानी हो। इस बेचारी को बस घर का एक कोना दे दो, वह पड़ी रहेगी, तुम्हारे घर के कामों में हाथ बटाएगी, तुम्हारी हर बात मानेगी। तुम्हें तो मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई, खुश हो जाओ ना। लेकिन रुचि रोती रही। उन्होंने कहा, मेरे होते हुए तुमने दूसरा व्यवहार क्यों किया? अमरनाथ बातों के धनी थे। फुसलाते हुए बोले, रुचि, माफ कर दो, गलती हो गई। अब जो तुम कहोगी वही होगा। बस इसे घर में रहने दो। इस घर की रानी तुम ही रहोगी। रुचि का दिल टूट गया। वह बड़े अपने बच्चों को लेकर मायके जाना चाहती थी और अमरनाथ का मुंह कभी ना देखना चाहती थी। लेकिन अमरनाथ ने रुचि के आंसुओं की परवाह नहीं की। वह तो अपनी नई पत्नी मंजू में मगन थे। मंजू को लाने के बाद वह खुद को फिर से जवान महसूस करने लगे थे। उनका जोश जो धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था, अब फिर से उफान मारने लगा था। अमरनाथ ने अपने ऑफिस के बगल वाले कमरे में मंजू को रहने की व्यवस्था कर दी और ऊपर रुचि के पास आते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रुचि ने बहुत मेहनत से पाई पाई जोड़कर यह मकान बनवाया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस गृहस्थी को किसी और के साथ साझा करना पड़ेगा। समय चाहे अच्छा हो या बुरा, गुजर ही जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। रुचि रोज रोकर चुप हो जाती। पहले अमरनाथ एक दिन ऊपर रुचि के पास खाना खाने आते, एक दिन नीचे मंजू के पास। फिर धीरे धीरे ऊपर आना पूरी तरह से बंद हो गया। इसके साथ ही उन्होंने रुचि को घर खर्च के लिए कम पैसे देने शुरू कर दिए। रुचि के 2 बच्चे थे, एक बेटा विक्रम और एक बेटी रश्मि। रुचि ने हालात से समझौता कर लिया। वह हाई स्कूल पास थी, इसलिए अपने मोहल्ले के एक स्कूल में पढ़ाने लगी। बच्चों की छोटी मोटी जरूरतें खुद पूरी करने लगी। शाम को घर पर ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिससे अपने बच्चों की ट्यूशन फीस दे सके। उनका एकमात्र लक्ष्य था अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना। पति तो सौतन के साथ रहने का उनका फैसला सिर्फ बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए था। वह जानती थी कि एक बच्चों के लिए माता पिता दोनों जरूरी है। जिसे तैसे समय बीतता गया, घर पर मंजू का कब्जा बढ़ता गया और इसमें सबसे बड़ा हाथ अमरनाथ का ही था। जब भी घर में कोई छोटी मोटी बात होती, अमरनाथ मंजू का ही पक्ष लेते, रुचि को ताने देते। बेचारी रुचि अपना दिल मारकर चुप रहती, बच्चों का मुंह देखकर कुछ न कहती। अब पूरे घर पर मंजू का राज था। रुचि और उनके बच्चे एक कमरे में रहते। अमरनाथ अब केवल किसी खास वजह से ही उन्हें बुलाने पर आते थे। समय बीतता गया। एक दिन अमरनाथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मंजू की 5 बेटियां थी। रुचि के 2 बच्चे थे, विक्रम और रश्मि। अमरनाथ ने मकान मंजू के नाम कर दिया था, यह कहकर कि उसे 5 बेटियों का सहारा है, वह कहाँ जाएगी। अमरनाथ के मरते ही मंजू ने मकान बेच दिया और अपनी बेटियों के साथ सारा पैसा लेकर अपने मायके चली गई। पीछे रह गई रुचि और उनके दोनों बच्चे। लेकिन रुचि ने हिम्मत नहीं हारी। वे लखनऊ में एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगी। स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने कपड़े सिलने का भी काम शुरू किया। उनका एक ही लक्ष्य था, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और उन्हें कुछ बनाना। धीरे धीरे समय बीतता गया। रुचि की बेटी रश्मि एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगी। वह देखने में सुंदर थी, लेकिन शादी के नाम से डरती थी। उसने अपने पिता का व्यवहार देखा था, इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी। रुचि के बहुत समझाने पर वह शादी के लिए राजी हुई। दिवाकर एक अच्छा लड़का था और अच्छे परिवार से भी था। रुचि के बहुत समझाने और कुछ हद तक धमकी देने पर रश्मि ने शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन उसने अपनी शर्त एक कागज पर लिखी, दिवाकर को दे दी। दिवाकर रश्मि के पड़ोस में रहता था और उससे प्यार भी करता था। रश्मि की हर शर्त उसे मंजूर थी। उसने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन रश्मि इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने साफ कहा, खाली वादों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हर शर्त अपने हाथों से लिखनी होगी और साइन करने होंगे। लिखना होगा, मेरे रहते हुए तुम्हें दूसरी शादी नहीं करूंगी, और अगर हम कभी अलग हुए तो हमारे बच्चे मेरे साथ रहेंगे।
दिवाकर रश्मि को बचपन से जानता था। उसे रश्मि के दिल का डर समझ में आ गया था। वह जानता था कि रश्मि ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, इसलिए उसके मन में यह डर बैठ गया है। उसने कहा, रश्मि, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा, बस मुझसे शादी कर लो। रश्मि मान गई और दोनों की शादी हो गई। दिवाकर ने रश्मि को इतना प्यार दिया कि वह अपने सारे डर और दर्द को भूल गई। कभी कभी उसे दिवाकर का इतना प्यार डराने लगता कि वह सोचती, भगवान, कहीं हमारी मोहब्बत को किसी की नज़र ना लग जाए। मोहब्बत के झूले में झूलते हुए उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रही। दोनों की अच्छी नौकरी थी, लखनऊ में एक अच्छा फ्लैट भी था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। पूरा परिवार खुशहाल था। शादी के 12 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। रश्मि के लिए घर और ऑफिस दोनों संभालना मुश्किल होने लगा था। अब उसका प्रमोशन भी होने वाला था, जिसके कारण उसे ऑफिस में और ज़्यादा समय देना पड़ रहा था। घर संभालने के लिए उसने एक बाई रख ली। बाई ने घर को अच्छे से संभाल रखा था। सौम्या भी बड़ी हो गई थी और अपना ज़्यादातर काम खुद कर लेती थी। रश्मि को सौम्या को पढ़ाने का समय नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने ट्यूशन शुरू कर दिया। रश्मि का सारा ध्यान ऑफिस के काम पर था। घर की तरफ से वह निश्चित थी। एक बार रश्मि ऑफिस के काम के कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। उसे रात को लखनऊ अपने फ्लैट पर लौटना था, लेकिन उसका काम सुबह ही खत्म हो गया, इसलिए वह दिन में ही घर पहुंच गई। उसने सोचा कि इस समय उसकी बेटी सौम्या स्कूल में होगी, पति दिवाकर ऑफिस में होगा और बाई शाम 5 बजे आएगी। वह घर जाकर पहले फ्रेश होगी, फिर एक कप चाय पिएगी और आराम करेगी। यही सब सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला और अंदर गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि लाइट जल रही थी। उसे हैरानी हुई कि दिवाकर घर पर क्या कर रहा है, लेकिन जो उसने देखा उससे उसका दिल ही बैठ गया। वह दिवाकर और बाई को ऐसी हालत में देखकर स्तंभ रह गया। वह तुरंत दरवाजे की ओर मुड़ी और बाहर निकल गई। दिवाकर दौड़ता हुआ उसके पास आया और बाई डर के मारे दबे पांव वहां से निकल गई। दिवाकर ने रश्मि को सफाई देना शुरू की। रश्मि, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मेरी तबीयत खराब थी, वह सिर्फ मेरा पैर दबा रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा था, उसने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आज तक तुम्हारे अलावा मैंने किसी और को देखा ही नहीं। पता नहीं वह कौन सा कमजोर पल था जिससे मैं भाग गया। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम इतने दिनों से मुझसे दूर थी, मेरे दिल में बस तुम्हारा ही ख्याल था। दिवाकर क्या कहता, लेकिन रश्मि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह कभी नहीं सोच सकती थी कि दिवाकर उसे धोखा देगा। वह घर से निकलकर अपनी माँ के पास गई और सारी बात बताकर रो पड़ी। बोली, मम्मी, उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। रुचि का दिल भी रो पड़ा। बरसों पहले उसके अपने घर में ऐसा ही आग लगी थी, आज उसकी बेटी के घर पर भी वही आग लग गई। शादी से पहले रश्मि की इतनी शर्तें रखी थी, फिर भी क्या हुआ, दिवाकर ने उन शर्तों को भी तोड़ दिया। रुचि सोचने लगी, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, जैसे ही मौका मिलता है कोई नहीं चुकता। वह अपनी बेटी के दुख को महसूस कर सकती थी, क्योंकि वह खुद उस आग में जल चुकी थी। रुचि ने बेटी को गले लगाकर संभाला और कहा, बेटी, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन ज़्यादा मत सोचो, खुद को संभालो, फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। उन्होंने रश्मि का सिर अपने गोद में रखकर उसे सहलाना शुरू किया। अगले दिन बाई आई। उसने रुचि को नमस्ते किया और सोफे पर बैठ गई। रुचि चुप रही, वह क्या बोलती। उसके सामने उसके पति अमरनाथ का चेहरा घूम गया। दिवाकर की हरकत से उसे बहुत दुख और गुस्सा दोनों था, लेकिन उम्र के साथ तजुर्बा भी आ गया था। उन्हें याद था कि कैसे अमरनाथ ने गलती करने के बाद भी बेशर्मी से उनकी बहस की थी और धांधली से अपनी दूसरी पत्नी मंजू को घर में बैठा लिया था। लेकिन दिवाकर की आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा दिख रहा था। दिवाकर धीरे से बोला, आंटी जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसा रश्मि चाहती वैसा ही होगा। प्लीज कुछ करे, मेरा घर टूटने से बचा ले। मेरी बेटी सौम्या मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं रश्मि के बिना जी नहीं सकता। रुचि ने रश्मि को बताया कि दिवाकर आया था और माफ़ी मांग रहा था, लेकिन रश्मि ने कहा, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, मैं उससे तलाक लूंगी। रुचि को याद आया कि जब अमरनाथ दूसरी पत्नी लाए थे तब वह भी मायके जाना चाहती थी, लेकिन ना तो उसका कोई सहारा था, ना ही वे अपने पैरों पर खड़ी थी। आज रश्मि अपने पैरों पर खड़ी है, वह अपना फैसला खुद ले सकती है। फिर रुचि सोचने लगी, तलाक से सौम्या का क्या होगा।
वह माँ या पिता में से किसी एक से दूर हो जाएगी। अगर दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो उस मासूम का क्या होगा। सोचकर वह अंदर तक डर गई। रुचि ने अपने बेटे विक्रम को रश्मि और दिवाकर के बारे में बताया। विक्रम अगले ही दिन लखनऊ आ गया। भाई बहन की एक ही राय थी कि रश्मि को तलाक ले लेना चाहिए। दिवाकर रोज फोन करता, मैसेज भेजता, लेकिन रश्मि जवाब नहीं देती थी। वह रुचि से मेहनत करता, आंटी जी आप सब ठीक कर सकती हैं, एक बार मुझे माफ कर दीजिए और रश्मि से भी माफी मंगवा दीजिए। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जो कुछ हुआ वह अनजाने में हुआ। एक कमजोर पल था जिससे मैं बहक गया। एक दिन रश्मि ऑफिस के बाद अपने प्लेट पर कुछ सामान लेने आई। उसने देखा कि घर बिखरा पड़ा था, किचन में बाहर का खाना पड़ा था। वह समझ गई कि बाई नहीं आ रही थी। घर में हर तरफ आई एम सॉरी लिखा हुआ था। रश्मि को लगा कि दिवाकर कोई नौशिक्षा बच्चा तो नहीं, 30 साल का मर्द है और उसे मना रहा है। धीरे धीरे कई कोशिशों के बाद दिवाकर ने रुचि को विश्वास दिला ही दिया कि यह एक कमजोर पल की भूल थी। उसने पहले कभी कोई बेवफाई नहीं की थी। रुचि ने सोचा कि यह सच है, दिवाकर से भूल हुई है, लेकिन उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी भी है और वह माफी भी मांग रहा है। सौम्या का सवाल भी था, वह माँ या पिता में से किसी एक से दूर हो जाएगी। रुचि ने दिवाकर से कहा, तुम रो मत, मैं आज ही रश्मि से बात करूंगा। जब रश्मि ऑफिस से लौटी तो रुचि ने कहा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रश्मि उनकी बगल में बैठ गई। रुचि बोली, जब तुम्हारे पिताजी दूसरी पत्नी लाए थे मैं भी उन्हें छोड़ना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों बच्चे मेरे सामने थे। तुम्हारी बात अलग है, तुम अपने और अपनी बेटी को संभाल सकती हो। उसकी गलती की सजा उसे मिलनी चाहिए। रश्मि गुस्से से बोली, मम्मी उसकी गलती की सजा उसे मिलेगी ही, लेकिन साथ में आप अपनी बेटी को भी सजा दे रही हैं। या तो सौम्या का पिता छीनेगा या माँ। अगर हम दोनों ने दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा सौम्या का। मम्मी एक शादी से मेरा दिल टूट गया, दूसरी शादी में नहीं करूँगी। रुचि जानती थी कि रश्मि का गुस्सा जायज़ है। उन्होंने बहस नहीं की। बोली, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले सौम्या की अच्छी परवरिश कर सकती हो तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम तलाक की अर्जी 6 महीने बाद डालो। कुछ वक्त दो, फिर जो तुम्हारा फैसला होगा मैं मानूंगी। रश्मि ने कहा, नहीं मम्मी, मैं 6 दिन भी नहीं दे सकती। जब तक मुझे वह घटना याद आएगी मैं दिवाकर के नाम से घृणा करूंगी। रुचि ने दुनिया देखी है। उन्होंने अपने पति को दूसरी पत्नी के साथ देखा था। अपने अनुभव का निचोड़ उन्होंने रश्मि को बताया, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थी। रश्मि ने दिवाकर से कहा, जब एक औरत और एक मर्द अकेले होते हैं तो तन्हाई में कमजोर पल आ ही जाता है। मैं भी तो ऑफिस में अकेले मर्दों के साथ घंटों काम करती हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी मर्यादा ही इंसान होने की पहचान है, वरना जानवर और आदमी में क्या फर्क है। मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन बहुत सोचकर तुमसे समय देने को कह रही हूँ। आगे तुम्हारी जो मर्जी वह करना ठीक है। तुम कहती हो कि मैं मान लेती हूँ, लेकिन मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिवाकर ने खुशी और गंभीर स्वर में कहा, रश्मि मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। रश्मि ने तटस्थ स्वर में जवाब दिया, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ, कल ऑफिस के बाद घर पर। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। ऑफिस के बाद रश्मि लखनऊ अपने फ्लैट पर पहुंची। दिवाकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने घर को कुछ हद तक ठीक कर रखा था। उसने रश्मि का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन रश्मि ने उसे झटका दे दिया और दूर बैठ गई। उसने कहा, दिवाकर मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती, शांति से सब तय करना चाहती हूँ। हमारा ज्वाइंट अकाउंट बंद करना है, इंश्योरेंस पॉलिसी में तुम्हारा नाम नॉमिनी से हटाना है, इस फ्लैट में तुम्हारा जो पैसा लगा है तुम ले लो, मैं इसे अपने नाम करवाना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए। मैं कोर्ट में तलाक की अर्जी देने जा रही हूँ। दिवाकर ने डरते हुए कहा, रश्मि मेरे लिए जो कुछ है सब कुछ तुम्हारा और हमारी बेटी सौम्या, तुम सब ले लो, बस मुझे अपनी रश्मि दे दो। तुम एक बार माफ कर दो, मेरी गलती की बहुत बड़ी सजा दे दो। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो तो मैं यह जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। लेकिन रश्मि ने दिवाकर की एक ना सुनी और चुपचाप चली गई। अब वह बस ऑफिस जाने, माँ की रुचि के पास खाना खाने और बेटी सौम्या के साथ समय बिताने में लगी रहती थी। रुचि और सौम्या की जिद पर वह इस बात पर राजी हुई कि दिवाकर सप्ताह में एक बार अपनी बेटी से मिल सकता है। वह उसे बाहर घुमाने ले जा सकता है।
रश्मि नहीं चाहती थी कि सौम्या को उसके पिता की असलियत पता चले। उसे डर था कि अगर सौम्या को पिता की बेवफाई का पता चला तो वह ना जाने क्या प्रतिक्रिया करेगी। दिवाकर सप्ताह में 2 घंटे के लिए सौम्या को घुमाने ले जाता, उसे गिफ्ट देता और रश्मि की पसंद का कुछ सामान भी बेटी के साथ भेज देता। लेकिन रश्मि उसे आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। तभी रश्मि को पदोन्नति हुई और साथ ही उनका तबादला मुंबई में कंपनी के मुख्यालय में हो गया। उसे सौम्या को अपनी माँ रुचि के पास लखनऊ में छोड़ना पड़ा क्योंकि स्कूल का सत्र खत्म होने में अभी 2 महीने बाकी थे। रुचि ने आत्मविश्वास दिया, मैं सब संभाल लूंगी, तुम मुंबई जाओ लेकिन हर वीकेंड पर आना। मुंबई में रश्मि के कुछ पुराने सहकर्मी भी थे। सभी ने उनका स्वागत किया। एक प्रोजेक्ट में उसे सुशांत के साथ काम करना था। सुशांत और रश्मि साथ साथ काम करते हुए काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे। प्रोजेक्ट के लिए उन्हें क्लाइंट की लोकेशन पर भी जाना पड़ता था। दोनों साथ जाते, होटल में रुकते और काम पूरा करके वापस आते। घंटों अकेले एक साथ काम करते। उस दिन भी दोनों सुबह के फ्लाइट से गए थे। दिन भर काम करने के बाद रात को होटल पहुंचे। सुशांत बोला फ्रेश हो, फिर खाना खाने नीचे डाइनिंग रूम में चलते हैं। रश्मि ने कहा नहीं, मैं अपने रूम में ही कुछ मंगवा लूंगी। सुशांत बोला ठीक है, मेरा भी कुछ ऑर्डर कर देना, साथ में खाएंगे। सुशांत रश्मि को चाहता भी था और उसका सम्मान भी करता था। रश्मि के मुख्यालय आने के बाद उसने कभी अपने पुराने प्यार को जाहिर नहीं किया। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुश था। सुशांत रश्मि के रूम में आया। खाना खाने की प्रतीक्षा में दोनों काम में जुड़ी बातें करते रहे। इसी बात सुशांत की पत्नी का फोन आया। सुशांत और उसकी पत्नी की बातों से लग रहा था कि दोनों बहुत खुश हैं। खाना खाया और दोनों खाना खाते खाते पुराने दिनों की बात करने लगे। सुशांत ने रश्मि से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम दिवाकर से शादी ना करती तो क्या मुझसे शादी करती? रश्मि झेप गई, फिर बोली, शायद हाँ। सुशांत ने मजाक के अंदाज में कहा, अरे पहले बताती तो मैं उसको गोली मार देता। बात आ गई हो तो दोनों ने खाना खा लिया। फिर सुशांत अपने कमरे में चला गया। रात को सोने से पहले रश्मि को दिवाकर की याद आने लगी। उसे दिवाकर की मजबूत बाहों की याद आई, जिनमें छुप कर उसकी सारी थकान मिट जाती थी। दिवाकर को याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन फिर से खाना कमरे में मंगवाया गया। सुशांत ने कहा, ठीक है रश्मि। रश्मि बोलो, हाँ ठीक है। खाना ऑर्डर करके दोनों बातें करने लगे। खाने के बाद सुशांत ने चाय बनाकर रश्मि को दी। चाय देते वक्त उसने हाथ एक दूसरे से टकराए। उसकी नज़र आपस में भी टकराई। फिर दोनों ने ही नजरें झुका ली। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों पास पास बैठे थे। रश्मि ने अपने मन में एक अजीब सी चाह महसूस की, जिससे वह सुशांत के सीने में लगकर सोना चाहती, अपने मन का सारा गुस्सा उसके सीने से लगा कर निकालना चाहती। फिर उसने देखा कि सुशांत की निगाहें भी उस पर टिकी थी। शायद वह भी रश्मि को अपनी बाहों में लेना चाहता था। तभी रश्मि को लगा कि यही वह एकांत कमजोर पल है जिसके बारे में उसने माँ से कहा था। वह तुरंत संभली, उठकर इधर उधर कुछ सामान रखने लगी और बोली, अच्छा कल मिलते हैं। सुशांत भी जल्दी से बोला, हाँ देर हो गई है, गुड नाइट। अगले दिन दोनों वापस मुंबई आ गए। रश्मि अपनी माँ रुचि के पास लखनऊ चली गई। रुचि उसे बताने लगी कि सौम्या खाना खाने में नखरे करती है। दिवाकर अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखता है, उसे अपने साथ ले जाता है और बराबर फोन करता है। रुचि बोली, वह तुमसे मिलना चाहता है। रश्मि दिवाकर से मिलने चली गई। दिवाकर पलके बिछाकर उसकी राह देख रहा था। घर को उसने साफ किया था लेकिन बेडरूम कुछ बदला बदला सा लग रहा था। दिवाकर बहुत प्यार से बोला, अब तो वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो रश्मि। अब एकांत कमजोर पल क्या होता है यह समझ चुकी भी होगी। उसने दिवाकर को माफ कर दिया। दिवाकर ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों एक दूसरे से बहुत पास आ गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? रश्मि ने दिवाकर को माफ करके ठीक किया या गलत? उसका फैसला सही था या गलत? अपने राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमारी मेहनत में रंग भर सके। हम आपसे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।